हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेल्डिंग कनेक्शन के बारे में थ्योरीज को कुछ जाना था। आज हम लोग पढ़ेंगे वेल्डिंग कनेक्शन में पहले बट वेल्ड के बारे में और फिर फिलेट वेल्ड के बारे में कि इनके स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं, किस तरह से हम लोग सारे इन्फॉर्मेशंस को ऑब्टेन करते हैं, थ्रॉट थिकनेस क्या होता है, डिज़ाइन का प्रोसीजर क्या होता है, किस तरह से वेल्डेड कनेक्शन के न्यूमेरिकल्स को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे आज के क्लास में। तो सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करेंगे बट वेल्ड से। तो बट वेल्ड क्या होता है ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। बट वेल्ड में कितने टाइप के जॉइंट्स डिस्कस किए थे हम लोग, सिंगल यू, डबल यू, सिंगल जे, डबल जे, सिंगल वी, डबल वी, स्क्वायर टाइप, ये सारे टाइप्स ऑफ बट वेल्ड्स को हम लोग डिस्कस किए थे। अब ये सारे टाइप्स क्यों पढ़ना ज़रूरी था वो आपको आज के क्लास में समझ में आ जाएगा कि ये सारे कनेक्शंस क्या होते हैं और किस तरह से हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अब दो तीन टर्म्स आपके इसमें नॉलेज में आएंगे, वो होंगे आपको जैसे इफेक्टिव लेंथ, आपको इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस और इंटरमिटेंट वेल्ड। ये तीन इन्फॉर्मेशन आपको अभी बट वेल्ड पढ़ने से समझ में आएगा। तो हम लोग जो बट वेल्ड करते हैं, बट वेल्ड होता क्या है कि हमारा एक ये मेंबर है, हम लोग इसको एक दूसरे मेंबर से कनेक्ट करना चाहते हैं और हम लोग एक थर्ड मेटल को बीच में यहाँ पे हीट करके पेनिट्रेट कर देते हैं। तो जब हम इस जॉइंट को हीट करते हैं तो सिर्फ वेल्डिंग वाला जो थर्ड मेटल होता है सिर्फ वही हीट नहीं होता है, ये वाला जो प्लेट्स होते हैं ये भी कुछ मेल्ट होते हैं और ये सारे साथ में मिल करके एक आपको कनेक्शन बना देते हैं, जो जब कूल होता है तो आपको आपका डिजायर्ड स्ट्रिंग प्रोवाइड करता है। ये कहलाता है आपको वेल्डेड बट जॉइंट। अब जब आप इसको ज्वाइंट करते हैं तो ये आपको हमेशा, अगर आपका ये 12 mm का थिक प्लेट है और ये आपका अगर 14 mm का थिक प्लेट है, तो अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो ये आपको 12 या 14 mm का एग्जैक्ट थिकनेस नहीं प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आप जब उसको वेल्ड कर रहे होंगे तो आप उस समय थिकनेस मेजर नहीं कर पाएंगे। वो पोर्शन एक्सट्रीमली हॉट होता है, आपके पास कोई ऐसा मेथड नहीं होगा जिससे आप एग्जैक्ट मेजर कर सकें। तो आप क्या करते हैं, एक अपने इंजीनियर जो भी उसको इंचार्ज होता है, जो उसको वेल्डिंग प्रोसेस को इंस्पेक्ट कर रहा होता है, वो अपने एक ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उसको फाइनल करवाता है। तो इसको वो जो फाइनल करता है, तो ये जो अगर आपका 12 mm आपका ये थिकनेस है और ये टोटल आपको अगर 15 mm का टोटल आपका ये वेल्डिंग हुआ, तो इसका मतलब है कि ये ऊपर 2 mm और नीचे 1 mm ये आपको एक्स्ट्रा है, जो आपको इस थिकनेस, क्योंकि अब आप 14 और 12 का अगर आप प्लेट ज्वाइन कर रहे हैं तो आप 12 mm का ही थिकनेस प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वही आपका कनेक्शन बनेगा। अगर आप 14 कर भी देंगे तो वो 2 mm का इससे तो कनेक्शन बनाएगा नहीं। तो अगर ये मान लीजिए आपका 14 mm का ही होता, वेल्डिंग भी अगर 14 mm का होता, तो आपका ये एक्स्ट्रा हो जाता 2 mm, क्योंकि 12 mm आपका डिजायर्ड आपका कनेक्शन बनाने में आपको हेल्प करता। तो ये जो 2 mm जो आपको एक्स्ट्रा हो रहा है ये आपको कहलाता है रेनफोर्समेंट। इस केस में, वेल्डिंग के केस में, ये जो एक्स्ट्रा ऊपर का पोर्शन होता है, जो एक्स्ट्रा वेल्ड हो जाता है, वो आपको कहलाता है रेनफोर्समेंट। ये रेनफोर्समेंट आपको कोई हेल्प नहीं करेगा स्ट्रेंथ को अचीव करने में, क्योंकि वो सिर्फ एक एक्स्ट्रा डिपॉजिट है। तो अगर इनकेस आपको कोई ऐसा आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसमें आपको ये एक्स्ट्रा आपको ऑब्स्ट्रक्शंस वो 1 mm की भी अगर आपको नहीं चाहिए, तो जब ये वेल्डिंग होने के बाद जब ये कूल हो जाएगा, जब इसका पूरा स्ट्रेंथ ऑब्टेन हो जाएगा, तो फिर आप किसी एक मटेरियल से आप इस 2 mm का जो आपका एक्स्ट्रा ऊपर में ये वेल्ड निकला हुआ है आप इसको हटा देंगे। तो ये आपका रेनफोर्समेंट का सिर्फ यही पर्पस होता है, क्योंकि वो इंटेंशनली नहीं प्रोवाइडेड होता है, वो अनइंटेंशनली प्रोवाइडेड होता है। क्योंकि आप कभी एग्जैक्ट 12 mm का वेल्डिंग नहीं कर सकते, तो आप 14, 15 जो भी प्रोवाइड होता है फिर बाद में उसको स्ट्रक ऑफ करके प्लेन कर दिया जाता है अगर रिक्वायर्ड होता है। तो अगर रिक्वायर्ड नहीं होता है तो फिर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उसके पीछे आप टाइम और अपना मनी वेस्ट नहीं करेंगे। वो कोई आपको ना उसको रहने से आपको फायदा मिल रहा है, ना उसको हटाने से आपको फायदा मिलता है। सिर्फ हटाने से आपको एस्थेटिक व्यू जो है वो आपको अच्छा दिखने लगेगा और ना उसके स्ट्रेंथ में कोई रिडक्शन आएगा। रेनफोर्समेंट के हटाने से इस वेल्ड के स्ट्रेंथ में कोई रिडक्शन नहीं आता है। तो अब इसमें जो आपका ये 12 mm का जो आप कंप्लीट पेनिट्रेशन होता है, ये 12 mm आपका कहलाता है थ्रॉट थिकनेस। इसको हम लोग कहते हैं इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस। तो ये एक तरह से क्या हो रहा है, दो कनेक्शन के बीच में जो जॉइंट है वो आपको एक तरह से थ्रॉट ही बन रहा है, थ्रॉट के शेप का है, इसलिए इसका नाम है इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस। तो जब आप दो प्लेट कनेक्ट करते हैं और दोनों अगर इक्वल साइज के नहीं होते हैं, किसी एक का थिकनेस कम होता है, तो जो मिनिमम आपका थिकनेस होता है वो आपका हो जाता है इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस। ये तो हुआ आपको जब आप कंप्लीटली इसको फिल कर रहे हैं। ये आप अभी जो हम लोग कनेक्शन किए थे ये था आपका स्क्वायर बट वेल्ड। अगर आप इनके सिंगल वी बट वेल्ड को अगर आप कनेक्ट करते हैं, ये आपका सिंगल वी बट वेल्ड है, तो जब आप इसमें फिल करेंगे और आप अपने मटेरियल इसमें आप वेल्डिंग करेंगे, तो
इस केस में ये जो बॉटम का जो पोर्शन होता है, ये इतना सा पोर्शन में वेल्ड नहीं पहुंच पाता है। तो इस केस में आपका अगर ये 12 mm का है और ये अगर 14 mm का है, तो आपको वैसे तो ये प्रिटेंड होगा कि ये कंप्लीट फिल हो चुका है, बट एक्चुअल में क्योंकि यहाँ पे इसका जो स्पेस है, जो एंगल है, ये इतना कम होता है कि यहाँ पे ये फिलिंग वेल्ड का नहीं हो पाता है। या फिर अगर आपका जो वेल्डिंग मटेरियल है जिसको आप वेल्ड करें, जो आपका इलेक्ट्रोड है, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा थिकनेस का ले लेंगे और उसको अगर आप वेल्ड करेंगे, तो भी कई बार जो उसका स्मॉल पार्टिकल्स होता है वो यहाँ नहीं पहुँच पाता है, यहाँ डिपॉजिट नहीं हो पाता है। तो उस केस में आपका ये 12 mm से तो कम ही होगा। तो ये 12 mm से कितना कम होगा ये वेल्ड का थिकनेस? तो इस केस में हम लोगों के पास फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, और इसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट पेनिट्रेशन। ठीक है, तो अगर आपका कंप्लीट पेनिट्रेशन है तो फिर जो आपका थिनर मेंबर का साइज है वो आपका थ्रॉट थिकनेस है। लेकिन अगर आपका इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन है, जैसे सिंगल वी है, फिर सिंगल यू के केस में, सिंगल यू में नहीं होता, सिंगल वी में हो गया, सिंगल बेवल ज्वाइंट में हो गया। ये दो टाइप के ज्वाइंट्स हैं, एक है आपका सिंगल वी और एक है सिंगल बेवल, और आपका सिंगल जे। इस तरह के जो जॉइंट्स हैं, तो इनमें क्या होता है कि ये एज आपके रह जाते हैं, ये आपको इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन होता है इनमें। तो इसके लिए जो आपका फॉर्मूला है वो है आपका 5/8 इंटू टी मिनिमम। जो दो प्लेट को आप कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे आपने कवर प्लेट के डिजाइन में पढ़ा था रिवेटेड कनेक्शन में, सेम वही फॉर्मूला है 5/8 इंटू टी मिनिमम। एक्चुअल केस में होता है 7/8, बट डिजाइन प्रोसीजर में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा कंजर्वेटिव साइड रहते हैं, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं 5/8 इंटू जो दो प्लेट का मिनिमम थिकनेस है उतना। ये आपका इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन के केस में ये थ्रॉट थिकनेस का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इससे आपका जो, अगर आप 16 mm का प्लेट को कनेक्ट कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि 10 mm का आपका उस केस में वेल्ड का थिकनेस को कंसिडर किया जाएगा। आप भले ही प्लेट 16 mm का कनेक्ट कर रहे हो, दोनों अगर आपका 16 mm होता तो भी आपका जो 5/8 इंटू 16 आप करते तो आपको 10 mm आता है। इसका मतलब है कि आपका वेल्ड का जो इफेक्टिव थिकनेस जो काउंट किया जाएगा कि स्ट्रेंथ में ये कितना आपको हेल्प कर रहा है, वो आपका होगा 10 mm। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है 5/8 इंटू टी मिनिमम से। तो ये होता है हमारा इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन के केस में। तो जब हम बट वेल्ड करते हैं और हम लोग अगर कंप्लीट पेनिट्रेशन करते हैं, तो इस केस में हमें इसका स्ट्रेंथ निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि जब ये कनेक्शन बना रहा होता है, तो जो हमारा इलेक्ट्रोड है जिसको हम लोग मेल्ट करके इस मेटल के साथ मेटलर्जिकल बॉन्ड बनाते हैं, तो जब वो कूल होता है तो ये आपको एक कंप्लीट प्लेट की तरह एक्ट होता है। तो जब ये कंप्लीट प्लेट की तरह एक्ट होगा, तो जो प्लेट का थिकनेस है वही आपके ज्वाइंट का थिकनेस होगा। तो इसलिए इस केस में हम लोग कोई भी कैलकुलेशन नहीं करते हैं। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आएगा ही नहीं, क्योंकि इसका कोई न्यूमेरिकल है ही नहीं। तो ये आपको सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रह सकता है। लेकिन जब आप इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन करेंगे तो इसका न्यूमेरिकल आपको आ सकता है। तो इस केस में हम लोग क्या इसका फॉर्मूला होता है, ये भी हम लोग पहले एक बार थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन के केस में हम लोग बट वेल्ड का जॉइंट किस तरह डिजाइन करते हैं। तो इसको अभी इरेज कर देते हैं। तो ये बताना क्यों जरूरी था, जब आप इस थ्योरी को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहला केस बट वेल्ड में जो आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये सारे हैं। इसमें है कि इन केस ऑफ कंप्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस इज इक्वल टू द थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट ज्वाइंट। तो आपको यहाँ पे कंप्लीट पेनिट्रेशन समझाने के लिए ये इतना कुछ समझाना जरूरी था। तो जब आप समझ रहे हैं कि कंप्लीट पेनिट्रेशन कब होगा, जब आप स्क्वायर ज्वाइन करेंगे या फिर डबल यू या डबल वी या डबल बीवल, इस तरह का जब आप कनेक्शन करेंगे तो वो कहलाएगा आपका कंप्लीट पेनिट्रेशन। तो इस केस में जो आपका इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस होगा, जो आपके वेल्ड का जो थिकनेस होगा, वो आपको जो थिनर प्लेट का थिकनेस होगा वो होगा। ये हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड पॉइंट, इन केस ऑफ इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस इज इक्वल टू 5/8 इंटू थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर। ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए बट वेल्ड शैल बी टेकन एज द फुल लेंथ ऑफ द वेल्ड। अब आता है इफेक्टिव थिकनेस, तो आपका हो गया। अब अगर हम लोग एरिया की बात करें, इफेक्टिव वेल्ड एरिया की बात करें कि हम वेल्ड कितने एरिया में करना है, तो आप क्या करेंगे, थ्रॉट थिकनेस इंटू जो वेल्ड का लेंथ होगा ये करेंगे। तो आप जब L इंटू टी करेंगे तो ये आपको वेल्ड का एरिया दे देगा। तो टी जो आपने निकाल लिया थ्रॉट थिकनेस है, अगर कंप्लीट है तो फिर कंप्लीट पेनिट्रेशन का थिकनेस, अगर इनकम्प्लीट है तो 5/8 इंटू थिनर मेंबर करके आप निकाल लेंगे। अब आपको इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, तो ये कहता है बट वेल्ड कहता है कि आपको बट वेल्ड कनेक्शन जब आप बनाएंगे और उस केस में आपको जो इफेक्टिव लेंथ होगा वो आपका जो फुल लेंथ, जितने भी दूर तक आप वेल्डिंग करेंगे वो आपका कंप्लीट इफेक्टिव लेंथ होगा।
अब ये क्यों कह रहा है इस तरह से, क्योंकि फुल लेंथ ही आपका इफेक्टिव लेंथ होना चाहिए। ये केस आपको फिलेट वेल्ड के केस में नहीं होता है। जब हम लोग फिलेट वेल्ड पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि जो बट वेल्ड में अगर आप 60 mm का अगर आपने वेल्ड, ये इतना लेंथ का आपने वेल्ड किया है और ये आपको 60 mm इसका टोटल लेंथ है, तो हम लोग इसको 60 ही कंसिडर करेंगे बट वेल्ड के केस में। लेकिन इफेक्ट जब हम लोग फिलेट वेल्ड में आएंगे तो आपको ये कुछ रिड्यूस हो जाएगा। अब कितना रिड्यूस हो जाएगा उसका भी स्पेसिफिकेशन है, वो आपको उस समय बताएंगे। तो ये है आपको एक और स्पेसिफिकेशन कि जब आपको एरिया निकालना होगा तो आपको उसके लिए इफेक्टिव लेंथ चाहिए होगा। तो इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस आपने यहाँ से निकाल दिया, इफेक्टिव लेंथ आपको फुल लेंथ ऑफ द वेल्ड होगा। अब ये आपको कहाँ से प्रोवाइडेड होगा, तो ये क्वेश्चन में आपको प्रोवाइडेड होगा कि इफेक्टिव लेंथ कितना प्रोवाइड किया जा रहा है या फुल लेंथ कितना प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आपको जो फुल लेंथ आ रहा है वही आपका इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा। फिर आप लेंथ से जब थ्रॉट थिकनेस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एरिया निकल जाएगा। अब ये एरिया आपको क्यों निकालना है, क्योंकि जब आप स्ट्रेंथ की बात करेंगे, अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकालेंगे तो आपको आपको जब आपका कंप्लीट पेनिट्रेशन होगा तब तो आपको कैलकुलेट करना ही नहीं है। इनकम्प्लीट के केस में क्या होता है, हमेशा से स्ट्रेंथ क्या होगा, एरिया इंटू जो आपका स्ट्रेस का होगा वैल्यू, जो परमिसिबल स्ट्रेस होगा आपका वो मल्टीप्लाई बाई आपका एरिया होगा। यही हम लोग रिवेटेड कनेक्शन में भी करते थे, एरिया कैलकुलेट करते थे बी इंटू टी, उसको मल्टीप्लाई कर देते थे हम लोग सिग्मा पी एफ से। एरिया निकालते थे पाई बाई 4 डी स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई कर देते थे टाउ वी एफ से। सेम यहाँ भी होगा, हम लोग एरिया निकालेंगे एल इंटू टी, ये टी होगा थ्रॉट थिकनेस, एल होगा इफेक्टिव लेंथ, ये एरिया आ जाएगा और इसका जो हमारा स्ट्रेस का वैल्यू होगा उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको आ जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ वेल्डेड जॉइंट इन बट वेल्ड इन इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। ठीक है, अब ये परमिसिबल स्ट्रेस का वैल्यू कितना होगा, तो इसके लिए हम लोग जब परमिसिबल स्ट्रेस डिस्कस करेंगे तो आपको सारे टाइप के वैल्यू बताएंगे कि किस केस में कितना कितना आपको स्ट्रेस का वैल्यू लेना है। इसके बाद द मिनिमम लेंथ ऑफ ए बट वेल्ड शैल बी 4 टाइम्स द साइज ऑफ वेल्ड। किसी भी केस में अगर आपको बट वेल्ड में अगर आपको वेल्डिंग का लेंथ की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको थ्रॉट थिकनेस के बराबर आए या फिर थ्रॉट थिकनेस से आपको 2 टाइम्स आए 3 टाइम्स आए, तो भी आपको मिनिमम 4 टाइम्स आपको प्रोवाइड करना है। साइज ऑफ द वेल्ड का मतलब है यहाँ पे कि जो आप थिकनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। थिकनेस अगर आपका फॉर एग्जांपल 16 mm का आपका थिकनेस अगर प्रोवाइडेड होता है तो उसका लेंथ आपका एटलीस्ट 64 mm होगा इन एनी केस, ये आपका मिनिमम लेंथ है। उसके बाद इफ इंटरमिटेंट बट वेल्डिंग इज यूज्ड इट शैल हैव एन इफेक्टिव लेंथ ऑफ नॉट लेस देन 4 टाइम्स साइज ऑफ वेल्ड एंड द स्पेस बिटवीन द टू वेल्ड शैल नॉट बी मोर देन 16 टाइम्स थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर। अब आता है इंटरमिटेंट वेल्ड की। इंटरमिटेंट वेल्डिंग क्या होता है, तो इंटरमिटेंट बट वेल्डिंग क्या होता है कि अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो इस फिगर में आपको ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है। तो जब आपको इस दोनों प्लेट्स को बट वेल्डिंग से कनेक्ट करना हुआ तो आपने क्या किया कि आपको ये इसका टोटल लेंथ है फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपको इस दोनों को कनेक्ट करना था तो आप दोनों को कनेक्ट करके इस पूरे को आप वेल्डिंग करते तो आपका ये कहलाता बट वेल्डिंग। लेकिन अगर आपने बीच में ये स्पेसेस छोड़ दिए और थोड़े थोड़े दूर पे उसको वेल्डिंग से कनेक्ट कर दिया, फिर यहां से इसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया, तो इस तरह का जब आप वेल्डिंग करते हैं, जब आपका वेल्डिंग कंप्लीट लेंथ पे नहीं होगा, अगर आपको फॉर एग्जांपल 100 mm का अगर आपको वेल्डिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप इसको 20 20 20 20 करके आप वेल्डिंग कर रहे हैं और बीच में आप 5 mm 5 mm 5 mm का गैप छोड़ दे रहे हैं। अगर आप इस तरह से वेल्डिंग करेंगे तो वो आपको कहलाएगा इंटरमिटेंट वेल्डिंग। तो जब हम बट वेल्ड में करते हैं तो इंटरमीडिएट बट वेल्डिंग, फिर हम फिलेट वेल्ड में भी इस तरह से करते हैं तो इंटरमीडिएट वो फिलेट वेल्डिंग कहलाता है। तो इंटरमीडिएट का मतलब ही ये होता है कि थोड़ी दूर वेल्डिंग होगा फिर गैप आएगा, फिर वेल्डिंग होगा फिर गैप आएगा। तो ये कहता है कि जब इंटरमिटेंट बट वेल्डिंग आप यूज कीजिएगा तो आपका जो इफेक्टिव लेंथ होगा वो आपका 4 टाइम्स द साइज ऑफ वेल्ड होगा। इफेक्टिव लेंथ क्या होगा, ये टोटल लेंथ की हम लोग बात करते हैं, बट वेल्ड में यही इफेक्टिव लेंथ होता है। तो ये आपका जितना थिकनेस होगा उस थिकनेस का 4 टाइम्स आपको मिनिमम ये प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये तो आपको पता है कि आपको 4 टाइम्स मिनिमम एनी हाउ प्रोवाइड करना ही था इस केस में। तो 4 टाइम्स साइज ऑफ द वेल्ड ये आपका हो गया इस टोटल वेल्ड का, ये तो मिनिमम हो गया। उसके बाद ये जो आप गैप रखेंगे ये गैप आपका 16 टाइम्स द थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर, इससे ज्यादा नहीं होगा। मतलब अगर आप 12 mm के प्लेट को और 14 mm के प्लेट को कनेक्ट कर रहे हैं तो आप 12 mm आपका मिनिमम हुआ, तो जब आप 12 × 16 करेंगे तो ये 192 mm हो जाएगा। तो ये आपका जो गैप है ये आपको इन एनी केस 192 mm से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, वरना फिर ये इंटरमिटेंट वेल्डिंग फेल हो जाएगा। आईएस कोड के स्पेसिफिकेशंस है कि आपको 16 टाइम्स द थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर से ज्यादा ये गैप्स प्रोवाइडेड नहीं होने चाहिए, और जो वेल्डिंग है वो आपको 4 टाइम्स आपको साइज ऑफ वेल्ड से कम नहीं होना चाहिए। ये होता है आपको इंटरमिटेंट केस में। तो इंटरमिटेंट केस क्योंकि हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोगों के
काम में आपको सिर्फ बट वेल्ड, फिलेट वेल्ड, स्लॉट वेल्ड और प्लग वेल्ड, ये 4 वेल्डिंग ही आएंगे। तो इसलिए हम लोग इंटरमीडिएट वेल्डिंग को सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए इतना समझेंगे कि इंटरमीडिएट वेल्डिंग क्या होता है और उसके स्पेसिफिकेशंस क्या है। ठीक है, तो ये हो गया आपको बट वेल्डिंग से जुड़ा हुआ सारा इन्फॉर्मेशन। और बट वेल्डिंग में भी आपको बता दिए कि अगर आपको डिज़ाइन करना है तो आपको किस तरह से डिज़ाइन करना है। अगर आपका कंप्लीट पेनिट्रेशन होगा तो कोई डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन होगा तो उस केस में फिर आपका जो आपका टोटल एरिया होगा वेल्ड का, जो आपका लेंथ होगा इंटू जो आपका थ्रॉट थिकनेस होगा, वो मल्टीप्लाइड बाय आपका जो बट वेल्ड के केस में जो आपको परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑब्टेन होगा, आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट निकल जाएगा। ये एक सिंगल स्टेप का आपका बट वेल्ड में न्यूमेरिकल होता है। तो ये कोई बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है नहीं। इसके बाद हम लोग अब जानेंगे कि फिलेट वेल्ड का क्या होता है और क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं, किस तरह से हम लोग फिलेट वेल्ड के कनेक्शन को डिजाइन करते हैं। अब हम बात करेंगे फिलेट वेल्ड के बारे में कि फिलेट वेल्ड के क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, किस तरह हम लोग फिलेट वेल्ड का थ्रॉट थिकनेस निकालते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग अब समझेंगे इसमें। तो फिलेट वेल्ड में आपको यहाँ 2 इमेज दिख रहा होगा। इसमें आपका ये आपका फिलेट वेल्ड है और ये भी आपका फिलेट वेल्ड है, लेकिन दोनों के शेप में आपको चेंजेस दिख रहा होगा। ये आपको कहलाता है इक्वल वेल्ड। जब आप दोनों वेल्ड का जो ये साइज होता है, ये दोनों हम लोग इसको लेग साइज बोलते हैं। तो जब ये इक्वल लेंथ का होता है तो ये कहलाता है इक्वल वेल्ड, और जब ये अनइक्वल लेंथ का होता है तो ये कहलाता है अनइक्वल वेल्ड। तो हम लोग किस तरह से इक्वल लेंथ में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा ये जो हाइट होता है जो हमारा वेल्ड का, और ये जो हमारा साइज होता है, ये दोनों को हम लोग कहते हैं लेग साइज। तो जब हम लोग इस तरह का फिलेट वेल्ड करते हैं तो हम लोग इसमें जो हमारा साइज ऑफ फिलेट वेल्ड, कि हम लोग फिलेट वेल्ड के साइज क्या लेते हैं, तो हम लोग उसको लेते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल होता है, ये वाला लेग और ये वाला लेग। तो इस केस में हम लोग सिर्फ लेग साइज को हम लोग साइज ऑफ फिलेट वेल्ड मानते हैं कि ये हमारा वेल्ड का साइज है। कोई अगर आपको कहता है कि 6 mm का फिलेट वेल्ड है, तो मतलब है कि अगर आपका 6 mm ये है और 6 mm ये है, तो ये होता है हमारा इक्वल के केस में। जब हम अनइक्वल की बात करते हैं तो हमारा एक शॉर्टर लेग हो जाता है, एक हमारा लॉन्गर लेग हो जाता है। तो जो हमारा शॉर्टर लेग होता है, जिसको हम लोग स्मॉलर लेग बोलते हैं, तो ये हो जाता है हमारा एस इज इक्वल टू स्मॉलर लेग साइज। तो इस केस में साइज ऑफ फिलेट वेल्ड अनइक्वल के केस में जो हमारा इक्वल होगा, स्मॉलर होगा, जैसे ये 6 mm होगा और ये अगर 8 mm होगा, तो हम लोग उस केस में 6 mm को अपना साइज ऑफ वेल्ड कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया साइज ऑफ वेल्ड। अब हमारे पास IS कोड का भी एक स्पेसिफिकेशन है कि आपको किस तरह के, मतलब आपके प्लेट्स के जो 2 प्लेट्स को आप कनेक्ट करेंगे तो उसके थिकनेस के हिसाब से, जो आपका मिनिमम थिकनेस होता है उसके हिसाब से आपका मिनिमम साइज कितना प्रोवाइड करना है, ये IS कोड हमें बताता है। तो वो क्या कहता है कि जो आपका प्लेट थिकनेस है, ये अगर 0 to 10 mm है, जैसे अगर हम लोग 2 प्लेट कनेक्ट कर रहे हैं और एक प्लेट का थिकनेस 10 mm है या 9 mm है, एक प्लेट का थिकनेस अगर हमारा 12 mm है, तो उस केस में जो हमारा स्मॉलर वाला प्लेट है वो हमारा होगा 0 to 10 के अंदर में। तो इस केस में जो हमारा मिनिमम साइज होगा वो हमारा 3 mm होगा। चाहे अगर हम लोगों का डिजाइन कैलकुलेशन के हिसाब से अगर 2 mm रिक्वायर्ड आ रहा हो, 1 mm रिक्वायर्ड आ रहा हो, लेकिन हम लोगों को मिनिमम 3 mm का फिलेट वेल्ड प्रोवाइड करना होगा। फिर उसके बाद अगर हमारा जो प्लेट थिकनेस है वो 11 से 20 mm के बीच में आता है, तो उस केस में हम लोगों को जो मिनिमम फिलेट साइज वेल्ड साइज हो जाएगा वो हो जाएगा 5 mm का। सेम फिर अगर 21 से 32 के बीच में होगा तो 6 mm का। फिर 33 से 50 के लिए 8 mm एंड 10 mm। अब 8 mm में आपको एक फर्स्ट रन दिख रहा होगा। अब ये फर्स्ट रन क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा डीप वेल्डिंग करते हैं तो हम लोग कई बार क्या करते हैं ना कि अगर हमारा स्मॉल वेल्डिंग है, जैसे 6 mm का है, ये 8 mm का है, तो हम लोग ये हमारा प्लेट रहता है, इसे हम लोग इस तरह से प्लेस करते हैं और ये वाले पोर्शन को एक बार में वेल्ड करके कंप्लीट कर देते हैं। तो ये कहलाता है हमारा फर्स्ट रन, मतलब हम लोग एक बार में ही कंप्लीट इसको कर दिए। लेकिन जब बहुत डीप आप वेल्ड करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 16 mm का वेल्डिंग करने जा रहे हैं, तो 16 mm के वेल्डिंग को IS कोड एक बार में इस तरह से करने के लिए मना करता है। मतलब जब भी आपका 8 mm से 10 mm से एक्सीड करता है आपका वेल्डिंग, तो उसको वो एक बार में करने के लिए मना करता है। वो कहता है इसको स्टेप बाय स्टेप वेल्डिंग कीजिए। तो जैसे कि 16 mm के लिए आप हो सकता है 12 mm का फर्स्ट करेंगे, उसका फिर 4 mm का आप सेकंड करेंगे, या फिर आप 10 mm का फर्स्ट करेंगे, फिर 6 mm का आप सेकंड करेंगे। तो इस तरह से आपको करने बोलता है। तो जब आप इस तरह से करते हैं, जब आपका 2 रन या 3 रन में आप वेल्डिंग करते हैं, तो मिनिमम साइज आपका 10 mm होगा वेल्ड का। लेकिन अगर आप सिंगल वन टाइम में अगर आप वेल्डिंग करते हैं और आप इतने साइज के प्लेट को अगर आप वेल्ड कर रहे हैं और आपका रिक्वायरमेंट अगर बहुत कम आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपका 12 mm आ रहा है, 12 mm को आप एक बार में अगर करना चाह रहे हैं, तो उस केस में आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट 8 mm हो जाता है। तो ये आपके साइट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये डिसाइड होगा कि आप एक रन में करना चाह रहे हैं या 2 या 3 रन में करना चाह रहे हैं। अगर आप 2 रन में करना चाह रहे हैं तो मिनिमम 10 mm आपको रखना पड़ेगा। अगर सिंगल रन में ही आप कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो मिनिमम 8 mm एटलीस्ट आपका होगा ही, इससे कम आपका नहीं हो सकता है।
तो जब हम इस टेबल को देखेंगे तो हमें इन एनी केस जब हम लोग 0 mm से स्टार्ट कर रहे हैं तो मतलब है कि 3 mm हमारा वेल्ड का मिनिमम साइज हमें IS कोड बताता है। वो इस टेबल से आप देख करके भी समझ सकते हैं कि आपका 0 mm, अगर आपको 1 mm का भी आप प्लेट को कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको मिनिमम साइज 3 mm प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये 0 से 10 के अंदर आता है। इसका मतलब क्या है कि मिनिमम साइज आपका जो वेल्ड का होगा वो 3 mm आपका इन एनी केस होगा। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड इज हाउ मच, तो आपका ये 3 mm होगा। और अगर आपका डिजाइन कैलकुलेशन में रिक्वायरमेंट आता है 2.4 mm, 2.6 mm, तो भी आपको इन केस 3 mm प्रोवाइड करना ही होगा। ये है आपका IS कोड का रिक्वायरमेंट। इसके बाद बात आती है इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस पे कि इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग एक यहाँ पे कन्वेक्स वेल्ड का फिगर बनाए हैं। लास्ट वाले वीडियो में आपको कन्वेक्स वेल्ड और कनकेव वेल्ड का फिगर ठीक बना था, लेकिन उसका जो वर्ड्स जैसे कनकेव वेल्ड हम लोग जब बता रहे थे तो उसको कन्वेक्स वेल्ड लिखा हुआ था, और जो कन्वेक्स वेल्ड बता रहे थे तो उसमें कनकेव वेल्ड लिखा हुआ था। तो कन्वेक्स वेल्ड ये होता है जब हम लोगों का एक ट्रायंगल है ये, और हमारा ये कन्वेक्स शेप का, जैसे हमने कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस में पढ़ा होगा, तो जब हम इस शेप का हम लोग वेल्ड करते हैं ये हमारा नहीं रहता है, तो ये कहलाता है आपका कन्वेक्स। और जब हम लोग इस तरह का कुछ लेंस, जैसा हमने लेंस का शेप पढ़ा था, जब हम इस तरह का कुछ वेल्डिंग करते हैं तो ये कहलाता है कनकेव। और एक जो हमारा फ्लैट होता है वो तो हमारा कहलाता है मीटर। तो कनकेव, कन्वेक्स एंड मीटर में कन्वेक्स सबसे ज़्यादा प्रिफर्ड होता है, क्योंकि कन्वेक्स में अगर हम लोग थ्रॉट थिकनेस की बात करें तो ये हमारा थ्रॉट थिकनेस क्या होता है कि जो भी एक वेल्डिंग में जो हमारे दो एपेक्स पॉइंट को जो कनेक्ट करता है लाइन, उससे जो हम एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर पे बनाते हैं रूट पे, तो ये हमारा कहलाता है थ्रॉट थिकनेस। तो जब हम कन्वेक्स वेल्ड की बात करेंगे तो हमारा थ्रॉट थिकनेस ये होगा, लेकिन हमारा वेल्डिंग जो है ये इस थ्रॉट थिकनेस से थोड़ा ज़्यादा प्रोवाइडेड रहता है। तो कैलकुलेशन में हमारा थ्रॉट थिकनेस आएगा, लेकिन एक्चुअल में हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोवाइडेड रहता है। इसीलिए आपका कन्वेक्स वेल्ड जो है ये ज़्यादा प्रेफर किया जाता है वेल्डिंग के लिए, कि आपको कैलकुलेशन तो आपको कम का ही होगा, बट आपका जो सेफ्टी होगा, मतलब आपको एक्स्ट्रा उसमें जो अलाउंस मिलेगा वो आपको कन्वेक्स वेल्ड में मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग यही कनकेव वेल्ड अगर बनाएंगे तो कनकेव वेल्ड में ये कुछ इस शेप का होगा, तो इस शेप में आपका जो ये पॉइंट होगा ये वाला आपका थ्रॉट थिकनेस होगा। तो इसमें आपको अलाउंस यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा नहीं रहता है। सेम होता है आपको फिर मीटर के केस में भी, इसीलिए आपको कन्वेक्स वेल्ड जो है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो अब ये थ्रॉट थिकनेस जो होता है, तो इसका इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है आपको K इंटू साइज ऑफ वेल्ड। जो साइज ऑफ वेल्ड आपने निकाला उसका मल्टीप्लाइड बाई K वैल्यू, ये हम लोगों का होता है इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस। अब ये K वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है इस कनेक्टिंग एंगल। जैसे इसमें हमारा कनेक्टिंग एंगल 90 डिग्री है, अगर हम कुछ इस टाइप का प्लेट कनेक्ट करते और ये हमारा 110 डिग्री हो सकता था, हम कुछ इस टाइप का भी प्लेट कनेक्ट कर सकते थे, इस वाले को हम वेल्ड कर देते, तो ये हमारा कुछ 60 डिग्री 70 डिग्री, तो जो 60 डिग्री से लेकर के 120 डिग्री के बीच में हमारा जितना भी कनेक्शन है वो हम फिलेट वेल्ड से कर सकते हैं। अगर इसके बियॉन्ड या इससे कम है तो उस केस में फिलेट वेल्ड नहीं हो सकता है, फिर हमें अपना डिज़ाइन का प्रोसीजर चेंज करना पड़ेगा, हमें अपना प्लेसमेंट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम एकदम अगर एक्सट्रीम यहाँ से अगर एक दूसरा मेंबर ले जाएंगे तो उस केस में हम फिर इस वाले जॉइंट में पूरा फिलेट वेल्ड फिल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम इस तरह का जॉइंट प्रेफर नहीं करते, तो हम लोग प्रेफर करते हैं 60 डिग्री से 120 डिग्री के बीच का आपका फिलेट वेल्ड। तो जब हम इतने एंगल्स में अगर हम अपने प्लेट्स को कनेक्ट कर रहे हैं तो हमारा K का वैल्यू कुछ कुछ दिया हुआ है, जैसे 60 से 90 डिग्री तक का अगर आपका प्लेट का कनेक्शन होगा तो इस केस में आपका K का वैल्यू 0.7 हो जाएगा। फिर अगर 91 डिग्री से 100 डिग्री तक का होगा तो ये और रिड्यूस होकर 0.65 हो जाएगा। फिर आपका 101 डिग्री से 106 डिग्री में 0.6, 107 से 113 में 0.55 और 114 से 120 में 0.5, ये हो जाता है हमारा K का वैल्यू। तो मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे हमारे दो प्लेट के बीच का एंगल बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे हमारा जो इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस है वो रिड्यूस होते जा रहा है। तो वो रिड्यूस होते जा रहा है तो इसका मतलब है कि जो हमारा स्ट्रेंथ है, अगर हमारा साइज ऑफ वेल्ड अगर 8 mm आता है तो हमारा अगर हम 120 डिग्री ले लें तो K 0.5 है, इसका मतलब है इफेक्टिव हमारा 4 mm ही काउंट होगा स्ट्रेंथ लेने में। लेकिन यही अगर हमारा 60 to 90 डिग्री में रहता है तो हमारा 0.7 हो जाएगा। तो उस केस में अगर हम लोग जब 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को तो ये हमारा 5.6 mm आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस। मतलब हमें इतने mm का थ्रॉट थिकनेस प्रोवाइड करना, मतलब इतने mm का हमें वेल्ड प्रोवाइड करना है। तो ये चीज़ हमें एंगल से पता चलता है कि कितने का एंगल होगा कितने डिग्री पे, उसी हिसाब से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस निकल जाता है। ये वाला जो होता है ये हमारा प्रोवाइडेड वेल्ड होता है कि हम लोग इतने साइज का वेल्डिंग प्रोवाइड करेंगे। अब जब हम लोग इफेक्टिव
अब ये हो गया हमारा इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस। जब हम लोग इफेक्टिव लेंथ की बात करेंगे, जैसे बट वेल्ड में हमारा इफेक्टिव लेंथ हो जाता था कि जितने की रिक्वायरमेंट है, जितना आप प्रोवाइड करते हैं वो टोटल आपका इफेक्टिव लेंथ हो जाता है। लेकिन फिलेट वेल्ड के केस में इफेक्टिव लेंथ जो है, ये जो आप ओवरऑल लेंथ जो आप प्रोवाइड करते हैं, अगर आप 100 mm के लेंथ में वेल्डिंग कर रहे हैं तो वो ओवरऑल लेंथ -2 इंटू साइज ऑफ वेल्ड, जो साइज ऑफ वेल्ड आपका ऑब्टेन हुआ है उससे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ये हम लोग माइनस कर देते हैं। वो होता है हमारा जो फिलेट वेल्ड के केस में इफेक्टिवली आपको हेल्प करता है वो स्ट्रेंथ ऑब्टेन करने में। ओवरऑल इसलिए ऑब्टेन नहीं करता है क्योंकि आप जो टोटल लेंथ में वेल्ड करते हैं तो फिलेट वेल्ड के केस में जो आखिरी के इधर से 1D एंड इधर से जो 1D है, सॉरी 1 साइज एंड 1 साइज ऑफ वेल्ड जो है, इन दो एजेस पे हाई स्ट्रेस आपको कंसंट्रेट हो जाता है। तो हाई स्ट्रेस कंसंट्रेट होता है तो वो पोर्शन ऑफ वेल्ड जो है वो आपको स्ट्रेंथ में हेल्प नहीं करता, वो आपको एक बेनिफिट नहीं पहुंचाता है। तो हमारे पास जो रिड्यूस लेंथ रह जाता है वो कितना रह जाता है, ओवरऑल लेंथ माइनस हमारा 2 इंटू साइज ऑफ वेल्ड, एक साइज इधर और एक साइज इधर, ये दोनों हम लोग माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा इफेक्टिव लेंथ। तो अब ये इफेक्टिव लेंथ मल्टीप्लाइड बाई जब हम लोग थ्रॉट थिकनेस करेंगे तो हमें वेल्ड का एरिया मिल जाएगा, क्योंकि ये हमारा लेंथ हो गया इफेक्टिव और इसका जो हमारा इफेक्टिव थिकनेस होगा, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वेल्ड का एरिया निकल जाएगा। तो जब हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड की बात करेंगे तो सेम कॉन्सेप्ट आएगा, फिर एक स्ट्रेस का वैल्यू होगा मल्टीप्लाइड बाई एरिया होगा। तो एरिया क्या हो जाएगा, ये L इंटू टी जो हम लोग कर रहे थे, अब L तो आपका चलो ये माइनस करने के बाद जो आएगा ये वाला L हो जाएगा इसमें, और T के जगह पे इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस के जगह पे K इंटू एस आ गया, तो यहाँ पे L इंटू के इंटू एस ये हो गया हमारा एरिया, और मल्टीप्लाइड बाई टाउ वी एफ जो हमारा स्ट्रेस होता था शेयर स्ट्रेस के केस में। तो इससे हम लोग निकालते हैं स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड। अगर हमें बताना हो कि हमारा 100 mm का अगर ओवरऑल लेंथ है, इसमें हमारा साइज ऑफ वेल्ड अगर हम 8 mm यूज कर रहे हैं तो हमारा स्ट्रेंथ कितना है, तो हम लोग 100 ओवरऑल में से साइज ऑफ वेल्ड 2 इंटू माइनस करेंगे, वो हमारा लेंथ निकल जाएगा। फिर हम लोग इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा L इंटू के इंटू एस, और मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे शेयर स्ट्रेस के वैल्यू से, तो हमारा आ जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड। अब स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड में टाउ वी एफ ही क्यों यूज किया गया, आपको पता है टाउ वी एफ शेयर स्ट्रेस का, आपको शेयरिंग के केस में जो आपका स्ट्रेंथ परमिसिबल स्ट्रेस होता है वो होता है, तो हमने इसमें सिर्फ शेयरिंग का ही क्यों कंसीडर किया, और भी बहुत सारे स्ट्रेसेस आते हैं। तो कितने तरह के स्ट्रेसेस हमारे वेल्डिंग कनेक्शन पे आएंगे और उनके परमिसिबल वैल्यूज क्या क्या होते हैं, अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। अब अगर परमिसिबल स्ट्रेस की बात करें तो आपके वेल्डेड कनेक्शन पे टेंशन, कंप्रेशन, बेंडिंग, ये सारे फोर्सेस एक्ट करते हैं। इसके वजह से आपको टेंशन फोर्स के लिए परमिसिबल स्ट्रेस आएगा, कंप्रेशन के लिए आएगा, बेंडिंग के लिए आएगा, इन सारे के लिए आपको परमिसिबल स्ट्रेसेस आपको इस टेबल में गिवन है। ये टेबल आपको जो वैल्यूज है इसमें, ये आपको आपके एसआई यूनिट्स में न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो आपके कोड्स है, जो IS कोड है आपका, उसमें आपको वेल्ड्स के लिए जो वैल्यू गिवन है वो आपको MKS यूनिट में गिवन है। तो ये आपको सिंप्लीफाइड आपको टेबल है जो आपको SK दुग्गल बुक में मिल जाएगा, जो आपको बहुत सारे बुक्स में मिल जाएगा। सारे बुक्स में आपको ये सिंप्लीफाइड टेबल गिवन होगा जिसमें आपकी ये जो स्ट्रेसेस की वैल्यू है ये आपको MKS यूनिट को कन्वर्ट करके SI यूनिट्स में दिए गए हैं। तो आप इस टेबल को याद रख लें, नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये वैल्यूज आपको याद होने चाहिए, या नहीं तो आपको एग्जाम में गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको ये वैल्यूज याद होने चाहिए। अब ये क्या क्या है, सबसे पहला टेंशन और कंप्रेशन ऑन सेक्शन थ्रू थ्रोट ऑफ बट वेल्ड, मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपका सिर्फ बट वेल्ड के केस में लागू होगा। तो पहला वाला आपको, क्योंकि इसमें गिवन है बट वेल्ड, अब बट वेल्ड में टेंशन या कंप्रेशन अगर आ रहा है तो बट वेल्ड का कनेक्शन कैसा होता है, आपका ये एक प्लेट इस दूसरे एक प्लेट में कनेक्टेड रहता था, तो ये तो हम लोग रिवेटेड जॉइंट में जानते ही हैं कि उसमें अगर हम लोग इसको रिवेटिंग करते थे तो टेंशन और कंप्रेशन फोर्स क्या होता है। तो अगर सेम फोर्स आपको अगर इस तरह लगता है और आप वेल्डेड कनेक्शन कर रहे हैं तो उस केस में जो आपका बट वेल्ड होगा वो तो उसका परमिसिबल स्ट्रेस जो होगा वो 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा, और इसका सिंबल की अगर हम लोग बात करें तो ये सिग्मा TF से डिनोट होगा। तो जब हम लोग बट वेल्ड कैलकुलेट करते थे तो उसमें जब हम लोग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला पढ़ा था कि L इंटू टी इंटू उसमें ये हो जाएगा सिग्मा TF, और सिग्मा TF की वैल्यू हो जाएगी 150। ठीक है, तो इस तरह से आपको बट वेल्ड का स्ट्रेंथ निकल जाएगा। ये था आपको उस केस में इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन के केस में, और कंप्लीट के केस में तो आपको निकालना ही नहीं था। ठीक है, सेकेंड है आपका बेंडिंग स्ट्रेस इन टेंशन और कॉम्प्रेशन। अगर टेंशन और कॉम्प्रेशन में आपको बेंडिंग स्ट्रेस भी आता है तो उस केस में आपका वैल्यू है 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब ये किस केस में होगा, बट वेल्ड में या फिलेट वेल्ड में, तो ये होगा आपको बोथ बट वेल्ड एंड फिलेट वेल्ड, क्योंकि आपको इसमें ये नहीं गिवन है कि ये बट वेल्ड है या फिलेट वेल्ड है, इसमें आपको बट वेल्ड गिवन था। तो आपको इसका मतलब है कि बोथ का मतलब है कि ये वेल्ड के केस में भी आएगा और फिलेट के केस में भी आएगा।
ठीक है, सॉरी, ये आपको फिलेट के केस में भी आएगा और बट के केस में भी आएगा। ठीक है, थर्ड है आपको शेयर ऑन सेक्शन थ्रू थ्रॉट ऑफ बट और फिलेट वेल्ड। मतलब अब दोनों केस में यहाँ गिवन है वैल्यू, लेकिन ये आपको शेयर का है कि अगर आपको सेक्शन में शेयर फोर्स आ रहा होगा तो उस केस में आपका फिलेट हो या बट वेल्ड हो, आपका वैल्यू 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा। इसको हम लोग टाउ वी एफ से डिनोट करते हैं। शेयर के केस में हम लोग फिलेट में भी यही करते थे, आपको पता होगा। तो ये है आपको बोथ, मतलब आपको बट एंड फिलेट। ठीक है, और लास्ट है आपका प्लग वेल्ड के लिए। तो प्लग वेल्ड के लिए भी 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। अब आप एक चीज देखिए, आपके जो तीनों वैल्यूज हैं ये आपको बट और बट, मतलब आपके बट जॉइंट में अगर आपका टेंशन या कंप्रेशन ओनली आता है, अगर आपको टेंशन और कंप्रेशन के अलावा अगर आपको शेयर भी आता है, या फिर अगर आपको टेंशन और कंप्रेशन के साथ साथ बेंडिंग भी आता है, अगर तीनों में से कोई भी केस आता है तो आप टाउ वी एफ, सिग्मा टी एफ और ये 165 वाला वैल्यू जो बेंडिंग के लिए आएगा, इसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा बी एफ। ये तीन आपके पास वैल्यू है। लेकिन जब आप फिलेट वेल्ड की बात करेंगे तो फिलेट वेल्ड में आपके पास सिर्फ बेंडिंग वैल्यू है एंड शेयर वैल्यू है। आपको टेंशन और कंप्रेशन ओनली का फिलेट के केस में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप दो प्लेट कनेक्ट कर रहे हैं, या तो इस तरह का तो इसमें शेयरिंग आएगा। अगर आप इस तरह का प्लेट कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर आपका इस तरह से अगर आपका एक प्लेट कनेक्टेड था और यहाँ से आप दूसरा प्लेट कनेक्ट कर रहे थे, तो आपको उस केस में बेंडिंग आएगा एंड शेयर भी आएगा। तो इन एनी केस आप बेंडिंग लीजिए या शेयर लीजिए, आपको मिनिमम वैल्यू इसमें 108 mm है। इसका मतलब है कि जब आप एक ही प्लेट को आप दोनों स्ट्रेंथ के लिए चेक करेंगे तो वो इन एनी केस बेंडिंग के लिए पास होगा ही, क्योंकि आपका फॉर्मूला जो रहेगा वो आपको रहेगा L इंटू के इंटू एस इंटू आपको अब यहाँ पे क्या लगाना है, या तो आप ये 165 लगाएंगे या 108 लगाएंगे। तो अगर आप 108 लगाएंगे तो यही वाला वैल्यू मिनिमम होगा ना। तो इसीलिए आपका जब आप फिलेट वेल्ड करेंगे तो इन एनी केस आपका शेयर ही उसमें फेल होता है, शेयर में ही। इसीलिए जो आपने पिछले अभी थोड़ा देर पहले फॉर्मूला देखा था उसमें आपको L इंटू के इंटू एस इंटू टाउ वी एफ लिखा हुआ था, वहां पे सिर्फ स्ट्रेस नहीं लिखा हुआ था कि मिनिमम ऑफ द टू, नहीं, क्योंकि वैल्यू ही जब स्ट्रेस का ये मिनिमम है तो हमेशा फिलेट के केस में हम लोग टाउ वी एफ मतलब 108 ही लगाएंगे न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेस। ठीक है, अब आपका आता है स्लॉट वेल्ड की प्लग वेल्ड का वैल्यू तो आपको गिवन है, स्लॉट वेल्ड का वैल्यू नहीं गिवन है। तो स्लॉट वेल्ड क्या होता है, आप दो प्लेट के बीच में ये आप कनेक्ट कर रहे हैं, इसमें आप एक होल कर रहे हैं। अब आपका ये होल किया हुआ है, मतलब नीचे आपका एक बड़ा सा प्लेट है, ऊपर आपका एक छोटा प्लेट है जिसमें होल बना हुआ है और आप उसको उसके ऊपर प्लेस कर रहे हैं। तो आप वेल्डिंग किस तरह का करेंगे, तो जो आप वेल्डिंग करेंगे वो कुछ ऐसा ही होगा और ये चारों तरफ से होगा। तो जब चारों तरफ से होगा तो स्लॉट वेल्ड क्या है, एक तरह का फिलेट वेल्ड ही हुआ। तो फिलेट वेल्ड ही है, लेकिन क्या है कि वो जब हम लोग आउटर शेप में नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक मेंबर के बीच में कहीं पे ये कट कर दे रहे हैं और इसमें हम लोग ये बाउंड्री की तरह से फिलेट वेल्ड कर दे रहे हैं। तो ये कहलाता है आपका स्लॉट वेल्ड। एक और तरीका हो सकता है कि हम लोग इस प्लेट को कनेक्ट कर रहे हैं और ऊपर से हमारा एक और प्लेट इस तरह से ओवरलैप करके लैप जॉइंट बना रहे हैं। अब हमारा वेल्ड का ये वाला लेंथ यहाँ हम वेल्ड कर रहे हैं, या इसी केस को हम लोग समझे कि ये वाला का हम लोग प्लान बना रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम वेल्ड कर रहे हैं और हम इसका अगर सेक्शन काटेंगे यहाँ से, तो ये हमें कुछ ऐसा ही दिखाई देगा कि ये ऊपर का प्लेट है, ये नीचे का प्लेट है और यहाँ हम लोग वेल्ड कर रहे हैं। अब इसमें हम लोगों का अगर डिजाइन में अगर हम लोग कैलकुलेट करें और हमारा जो इफेक्टिव लेंथ हमें रिक्वायर्ड है वेल्डिंग का, अगर इसका साइज, इसका जो विड्थ ऑफ द प्लेट है ये अगर 200 mm है और हमारा अगर डिजाइन में जो कैलकुलेशन आ रहा है वो हमें L रिक्वायर्ड आ रहा है 220 mm, तो हम लोग 20 mm का वेल्ड और कहाँ करेंगे, हमारा तो टोटल मेंबर ही 200 mm का है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा बड़ा बनाएं, इधर बनाते हैं, तो ये हमारा एक प्लेट है, इधर हमारा दूसरा प्लेट का हम लोग कनेक्शन बना रहे थे। तो ये हम लोग यहाँ पे वेल्ड कर रहे थे। अब ये टोटल प्लेट आपका अगर 200 का था और आपका जो लेंथ रिक्वायर्ड आ रहा है वो अगर आपका 220 mm आ रहा है, तो हम लोग इस केस में क्या करते हैं, स्लॉट वेल्ड प्रोवाइड करते हैं कुछ इस तरह से। ये अभी भी 200 ही है, थोड़ा हमने फिगर को बड़ा कर दिया, ये 200 ही, लेकिन इसमें क्या होगा कि अगर हम लोग ये टोटल लेंथ की बात करें तो ये स्ट्रेट लेंथ 200 था, लेकिन अगर हम इसमें ये 20 mm और ये 20 mm इसका अगर हम लोग एक ऑफसेट दे दे रहे हैं, सेटबैक कर दे रहे हैं, तो अब हमारे पास ये टोटल तो 200 है, मतलब ये वाला शेडेड जो पोर्शन है
इन सारे को ऐड करेंगे तो 200 होगा, लेकिन हमारा ये जो 20 20 एंड 20 ये 80 का हमने इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन दे दिया। तो अगर हम जब इधर भी वेल्ड करेंगे और इधर भी वेल्ड करेंगे तो ये हमारा एक्स्ट्रा अलाउंस आ जाएगा। अब हम अगर इस टोटल लेंथ को ऐड करें तो ये हमारा हो जा रहा है 280 mm। तो जब हम लोगों को इस तरह का प्रॉब्लम आएगा कि जब हमारा रिक्वायरमेंट होगा 200 mm हमारा प्लेट का विड्थ है और हमारा कैलकुलेशन में आ रहा है कि हमें 240 mm 250 mm अगर हमें वेल्ड का लेंथ प्रोवाइड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे 200 के ही प्लेट को उसमें कुछ स्लॉट्स बनाएंगे। ये हमारा स्लॉट्स कहलाता है। एक स्लॉट तो ये होता है जो हम सेंटर ऑफ प्लेट में दे रहे हैं या कहीं भी बीच में एक होल दे रहे हैं। एक होता है जो हम लोग एजेस पे अगर स्लॉट बनाते हैं, तो ये जो हम लोग स्लॉट बनाएंगे तो ये जो हमें 20 जितना हम अंदर ले जाएंगे उतना लेंथ हमें एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो ये जो होता है ये भी वेल्ड किस तरह से होगा, इसी तरह से वेल्ड होगा। अगर हम आप प्लेट को अंदर भी ले जाइएगा और यहाँ पे आपका अगर ये मेन प्लेट है तो वो ये दोनों प्लेट के बीच का कनेक्शन तो कुछ इस तरह से ही बनेगा। अगर वो एंगल होगा तो इस तरह से बनेगा, क्योंकि एंगल में आपका ये राउंड फिगर होता है और प्लेट के केस में आपका शार्प एजेस होता है, स्क्वायर एजेस होता है। तो ये स्लॉट वेल्ड आपको एक तरह का फिलेट वेल्ड ही होता है। तो इसीलिए हम लोग स्लॉट वेल्ड के केस में भी 108 का ही फोर्स लेके चलते हैं। तो इसलिए आपको इसमें चारों तरह के आपको स्ट्रेसेस जो हैं, स्लॉट वेल्ड, प्लग वेल्ड, फिलेट वेल्ड एंड बट वेल्ड, सारे के स्ट्रेसेस दिए हुए हैं। बट वेल्ड के केस में हम लोग तीनों में से जो भी हमारा फोर्स लगा रहेगा, अगर हम इसमें फोर्स बेंडिंग लगेगा तो हम लोग बेंडिंग के केस वाला हम लोग 165 लेंगे। अगर उसमें फोर्स लगेगा आपको टेंशन या कंप्रेशन, या उसमें फोर्स लगेगा शेयरिंग, तो तीनों के केस में हम लोगों का बट वेल्ड में फोर्स आता है। तो हम लोग तीनों में से जो लोड रहेगा उसके हिसाब से स्ट्रेस लेंगे। लेकिन इसमें जब हम लोग फिलेट वेल्ड की बात करेंगे तो अगर उसमें बेंडिंग आ रहा है तो उसमें शेयर भी आएगा। तो बेंडिंग और शेयर में हमारा मिनिमम शेयर का ही रहेगा, तो हमारा शेयर के लिए ही वो फेल होगा, क्योंकि बेंडिंग बिना शेयर के आएगा नहीं। बेंडिंग मोमेंट कैसे आता है, शेयर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ होता है। तो हमारा शेयर फोर्स जब आ ही रहा है तो शेयर आ ही रहा है, तो शेयर का वैल्यू कम है, तो वो हमारा 108 ही हमारा हमेशा गवर्न करेगा। तो मतलब फिलेट के केस में हमेशा टॉप वीएफ रहेगा, बट के केस में जैसा फोर्स रहेगा उस हिसाब से हम लोग वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। प्लग के केस में तो 180 है और स्लॉट हमारा एक तरह से फिलेट वेल्ड ही होता है। तो चारों टाइप्स के वेल्ड आपको इसमें कवर हो गए। अब एक छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन ये हैं कि अगर आपका स्क्वायर एजेस रहेगा और अगर आप उसको वेल्ड कर रहे हैं तो जो आपका थिकनेस ऑफ प्लेट है ये 12 है और ये अगर आपका 12, दोनों 12 ही है, तो आपको जो वेल्ड करना है ये आपको टॉप से 1.5 mm छोड़ करके वेल्ड करना है। ये टोटल आपको वेल्ड का लेंथ होगा उस केस में, ठीक है। और इसी तरह जब हम लोग अगर राउंड एजेस को कर रहे होंगे, जैसे हमारा एंगल होता है, सी सेक्शन होता है, आई सेक्शन होता है, वो आपको इस तरह का स्क्वायर एज नहीं होता है, वो आपको यहाँ से कुछ ऐसा राउंड शेप का होता है। वो हम लोग जनरल फिगर में इस तरह से बना देते हैं स्ट्रेट वाला, लेकिन एक्चुअली वो इस राउंड शेप का होता है, ऐसे करके कुछ ऐसा होता है। तो जब इस राउंड शेप के हम लोग वेल्ड करेंगे तो ये जो वेल्ड का हमारा लेंथ हो जाएगा ये हो जाएगा 3/4 इंटू थिकनेस ऑफ द एंगल जिसको हम लोग वेल्ड कर रहे हैं। तो हम लोग जैसे अगर हमारा 8 mm का एंगल है तो हमारा 3/4 इंटू 8 mm हमारा वो वेल्ड का हाइट हो जाएगा। लेग साइज जिसको हम लोग बोलते हैं वो हमारा इस तरह से होगा। स्क्वायर एजेस में 1.5 mm माइनस करना होगा और इस तरह के राउंड एजेस में 3/4 मतलब 0.75 टाइम्स हम लोगों को वो लेना होगा। तो ये है आपको सारे परमिसिबल स्ट्रेसेस जो हम लोग आगे फिलेट वेल्ड, बट वेल्ड में कैलकुलेशन में हम लोग यूज़ करेंगे। तो आज का वीडियो को सिर्फ यही कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिलेट वेल्ड के जो हमारे सारे डिफेक्ट्स होते हैं वेल्ड्स के वो डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा जो रिवेटेड कनेक्शन और वेल्डेड कनेक्शन में कौन सा कनेक्शन सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।